today we have to start previous year of RCC 2019. ओके 2019 का हम क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का. तो हमें पहला क्वेश्चन क्या है जो भी है कि डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट. देखिए अब क्या होता है ना कि डिफ्लेक्शन हमें कंट्रोल करना है. दो चीज होता है, एक होता है सर्विसिबिलिटी, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. सर्विसिबिलिटी से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आएगा. अभी जो सर्विसिबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, उसमें क्या है लिमिट, हाँ वर्किंग स्टेट लिमिट स्टेट दोनों पढ़ना है. अभी आप लोग को एक क्वेश्चन डिजाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों का वो WSM से ही डिजाइन करना है. हाँ, और आपका एक डिफरेंस भी है कि LSM WSM और अल्टीमेट लोड मेथड का डिफरेंस अभी आप लोग को समझाएंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी 7. जो भी आप लोग का उसमें है क्या, फर्स्ट डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट. एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? पहला है आपका एस्पेक्ट रेशियो. एस्पेक्ट रेशियो होता है कि विड्थ अपॉन लेंथ, विड्थ अपॉन लेंथ या कोई भी लेंथ के टर्म में हाइट, विड्थ अपॉन हाइट, ये सब जो होता है इस पे ये डिपेंड करता नहीं है. जो भी डिफ्लेक्शन होता है, कोई बीम है, ठीक है, अब बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है. देखिए, और एक मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो ES कहते हैं इसको. ES होता है EC, ये होता है मॉड्यूलर रेशियो. मतलब यंग्स मॉडुलस स्टील का अपॉन यंग्स मॉडुलस कंक्रीट का, इसको कहते हैं M. ये आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कंप्रेशन साइड में कोई बीम है, बीम पे ऐसे लोड लग रहा होगा कहीं पे और ये बीम गया है, तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, डिफ्लेक्ट करता है. और ये न्यूट्रल एक्सिस होता है. न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर M की वैल्यू M डैश यूज करते हैं, M डैश बराबर 1.5 ऑफ M, ये आप लोग पढ़े होंगे. ठीक है, वो M डैश ये उसका रेंज अलग जाता है, और या कम जो भी आप टेंशन साइड में M होता है वो M ही यूज करते हैं. ठीक है, और ES अपॉन EC होता है. तो इस पे भी डिपेंड नहीं करता है डिफ्लेक्शन. ठीक है, डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो. ठीक है, इसको ही कहते हैं हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो. सिलेंडरनेस रेशियो. स्पान क्या हुआ, कोई भी बीम का लेंथ डिवाइडेड बाय अपॉन डेप्थ का रेशियो, जो भी उसका डेप्थ का रेशियो होगा उस पे ये डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन. ठीक है, और ये वाटर सीमेंट रेशियो इस पे भी नहीं डिपेंड करता है. वाटर सीमेंट रेशियो कोई भी एक मिक्स का, जैसे कि कोई एक मिक्स है और वो मिक्स में कितना वाटर है, कितना वाटर है और कितना सीमेंट है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो वाटर सीमेंट रेशियो, तो उसको कोई लेना देना नहीं डिफ्लेक्शन से. ठीक है, तो आपका ये जो थर्ड ऑप्शन होगा स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो होगा. जो हमारा बी क्वेश्चन कह रहा है कि इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल. देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी बीम है, अब क्या होता है ना कि रेनफोर्समेंट हम देते हैं. ठीक है, एक तो होता है कि कितना क्वांटिटी में रेनफोर्समेंट दे, AST पूछता है एक तो कि AST कितना होगा, एक तो AST कितना होगा. और कहीं कहीं पे स्लैब के केस में, अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा, स्लैब के केस में, कॉलम के केस में, इन दोनों के केस में ना स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्पेसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा क्या डील करता है, क्रैकिंग को बचाता है. कि अगर हम बहुत नजदीक दे दिए, ठीक है, दो गो रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं कि इतने डिस्टेंस पे वो बांधता है सरिये को, छड़ को जो हम लोग बांधते हैं, तो एक डिस्टेंस वो कहाँ से आया डिस्टेंस, इनको तो पता नहीं, ये तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बांध रहे हैं. लेकिन कोई मैसिव स्ट्रक्चर, कोई बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर हो जिसके लिए एक छोटा से छोटा गलती भी बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, उसमें ये सारा स्टडी करने के बाद हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं. तो इसमें स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्रैकिंग को हमें बचाना होता है. ठीक है, ज्यादा नजदीक दे देंगे तो क्या होगा ना कि एक क्या है कि अगर बीच में सरिया जा रहा है कोई कंक्रीट में, एक तरह से वो मेरा ड्रॉबैक है ना, एक बहुत यूनिफॉर्म है कोई एक चीज, लकड़ी बहुत यूनिफॉर्म है, बीच में एक छेद कर दिए, तो उसका एक तरह से क्या होगा कि क्रैकिंग होने का चांस हो जाता है. भले वो उसका रोल कहीं और हो जाता है, कि जैसे कि हम लोग बीम है, बीम में जो हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं, ठीक है, रेनफोर्समेंट दिए, ठीक है, और हमेशा रेनफोर्समेंट जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके मेनली नीचे ही देते हैं. क्यों देते हैं आप लोग को पता है, रेनफोर्समेंट क्यों देते हैं?
देखिए क्या होता है, अगर कोई बीम आप विजुलाइज कीजिए, कोई भी बिल्डिंग का एक बीम कोई गया हुआ है, ठीक है, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो लोड इस पे ऐसे लगेगा। कोई भी लोड है ना, अगर आप खड़े भी है ना, तो ये किसी चीज का पॉइंट लोड नहीं है, वो उसको यूडीएल में ही लेगा। ये सब चीज आप लोग को पता चलेगा। देखिए होता क्या है, लाइव लोड और डेड लोड, कोई भी स्ट्रक्चर में, कोई भी स्ट्रक्चर पे लाइव लोड आ सकता है, नहीं तो डेड लोड आ सकता है, ये पहली बात। अब कोई बीम गया है, स्लैब पहले गया है, ठीक है, पहले क्या होता है ना कि कोई लोड है तो स्लैब पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, सब कोई खड़े हैं, यहाँ पे बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, इन सब का वेट होगा कुछ, और इसके खुद का एक वेट होगा, जो सेल्फ वेट खुद का एक डेड लोड, उसको कहते हैं डेड लोड। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो खूब सारा डेड लोड निकालेंगे, हर क्वेश्चन में डेड लोड निकालेंगे। क्या होगा डेड लोड? इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो इसका आएगा, इंटू इसका गामा। याद है हम लोग हर जगह करते थे, गामा क्या होता था? वेट बाय वॉल्यूम होता था ना। अब किसी को वॉल्यूम से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट नहीं बता देगा, ठीक है, तो ये गामा कर देंगे मल्टीप्लाई। और क्या करने का है कि जब हमें पता चल गया कि इसका डेड लोड क्या होता है, जो फिक्स है, जो कभी बदल नहीं सकता है, उसको डेड लोड कहते हैं। और टेबल कुर्सी और हम लोग क्या है, लाइव लोड है, कि इसको हटा भी सकते हैं हम लोग, चेंज भी कर सकते हैं, तो वो लाइव लोड हो गया। अब क्या आ जाता है बात कि कोई भी लोड इसको दिया जाए तो ये अपने आप को ना यूडीएल समझेगा। जैसे मैं खड़ा हूं तो ये नहीं है कि एक पॉइंट लोड है, हम एक इसके लिए पॉइंट लोड है, ये यूडीएल समझा। और स्लैब क्या करता है? बीम को देता है लोड। ये एक बार क्वेश्चन भी आया था, स्लैब क्या करता है? लोड पहले बीम को देता है, बीम क्या करता है? लोड कॉलम को देता है, कॉलम क्या करता है? लोड सीधे फुटिंग को देता है, फुटिंग क्या करता है? सॉइल को स्प्रेड कर देता है। ऐसा लोड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब हमारा क्या है कि अगर हम कोई लोड लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि डिफ्लेक्ट किया, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट है, यहाँ से तो डिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो ये डिफ्लेक्ट किया। तो क्या होता है ना कि कंप्रेशन, कंक्रीट का एक नेचर होता है कि उसको दबाइएगा ना दोनों तरफ से तो वो नहीं टूटेगा। कंप्रेशन इसको कितनों दे दीजिए ये झेल लेगा कंप्रेशन, लेकिन इसको अगर खींचिएगा ना टेंशन, ये ज्यादा झेल नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें कि ऊपर कंप्रेशन हो गया, कंप्रेस हो गया ना कंक्रीट, ऐसे जा रहा है तो ऊपर वाला कंप्रेस हो रहा है, नीचे वाला टेंस्ड हो रहा है। तो अब हमें इसको बचाना है, इसको बचाना है तो करेंगे क्या कि हम एक स्टील प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब स्टील प्रोवाइड क्या करेंगे कि अगर इसको हम दबाएं, ठीक है, तो ये पहले इस पे और इसका ऐसा बॉन्डिंग होता है कि दोनों एक साथ लेके कंक्रीटिंग कर देते हैं, कि दोनों बॉन्ड पकड़ ले। हम लोग शेयर में बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे कि कैसे बॉन्ड वर्क करता है, कितना लेंथ होना चाहिए। तो इसको क्या कर दिया गया कि इसको पूरा तरीके से कॉन्क्रीटिंग कर दिया गया। कॉन्क्रीटिंग करने से क्या होगा कि बॉन्ड अच्छा मिल गया इन लोग को। अब जो भी डिफ्लेक्शन होगा दोनों आपस में मिल बांट के डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड, तो इसको खींचने नहीं देगा। अब पहले ऐसा हो जाता था, अब ऐसा होने नहीं देगा। और इसको लगाने से अब क्या घाटा हो सकता है कि गर्मी के मौसम में देखते होंगे आप कि लोहे का लेंथ बढ़ता है ना, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मौसम के हिसाब से। तो इसीलिए जो भी इंजीनियर है तो बेवकूफ है नहीं, सब स्टडी करने के बाद किया गया। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और इसका कंक्रीट और स्टील का दोनों इक्वल होता है। ऐसा इसको बनाया जाता है कि गर्मी के मौसम में जो भी कुछ भी साथ में एक्सपेंड हो, साथ में कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, एक ज्यादा फैल रहा है एक कम फैल रहा है, तो उन लोगों में आपस में ये हो जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगा। तो इस वजह से इन लोगों में ऐसा चीज बनाता है कि जिसका ना जो भी सिग्मा होता है वो दोनों का सेम होता है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन वो सेम होता है। तो क्या करते हैं कि लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। अब देखिए, अब रेनफोर्समेंट क्या है, ये तो हम इधर से देख रहे हैं, कोई बीम को एक तरफ से देख रहे हैं कि ऐसे गया है छड़, हम इसको काट करके देखते हैं, इसको काट दिया और इधर से देख रहे हैं, ठीक है, कोई बीम को ऐसे काट के देख रहा है, तो ऐसे ऐसे गया होगा रेनफोर्समेंट, ऐसे से गया होगा रेनफोर्समेंट। अब इन दोनों का जो स्पेसिंग है बहुत नजदीक नजदीक दे देंगे तो एक तरह से का डक्ट बन जाएगा, एक खाली स्पेस बन जाएगा, यहाँ से कमजोर ही हो जाएगा वो ये वाला चीज, तो यहाँ से क्रैक हो जाएगा। तो जो स्पेसिंग होता है वो हमें क्रैकिंग से बचाता है, कंट्रोल करता है क्रैकिंग। तो ये तो हो गया। अब हमारा जो सी है, उसका सी पार्ट, जो सी पार्ट है इसका, द लिमिटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज इन बेंडिंग। मतलब पहले देखिए कि कोई भी अगर ये बीम होता है, ये जो भी अजम्पशंस है, ये हम बीम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, ठीक है,
क्रॉस सेक्शन बीम यहाँ पे कोई रेनफोर्समेंट गया होगा, ठीक है, तो यहाँ न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये बाई जो एजम्पशंस है, इसका फर्स्ट एजम्पशंस होता है कि उसके हिसाब से जो स्ट्रेन का इसका वेरिएशन होता है ना, वो ऐसा होता है स्ट्रेन का, ठीक है। जो फर्स्ट इसका जंक्शन के हिसाब से ये स्ट्रेन होता है, और इसका जो होता है यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट का 035 होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, और ये नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.02 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ये आप लोग बहुत बार इसमें जब भी डायग्राम बनाए होंगे तो ये दोनों लिखना पड़ता होगा। तो ये कह रहा है कि लिमिटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन, लिमिटिंग जो कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग इज 0.0035, ठीक है। अब डी जो है आपका, डी कह रहा है इन टू वे स्लैब लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ स्लैब इज, जब भी टू वे स्लैब हो या वन वे स्लैब हो, कहीं भी हो, आप लोग एक आंसर याद रखिएगा कि शॉर्टर स्पान में ही डिफ्लेक्शन। अब देखिए क्या होता है लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान, कि कोई अगर छत है, छत कोई भी शेप का हो सकता है, जैसा आप घर बना रहे हो उस हिसाब से छत होगा, तो ये दो वे टू वे हो सकता है या वन वे हो सकता है। टू वे वन वे क्या होता है कि अगर ये वन वे है, हाँ ये वन वे है, तो ये ना क्या होगा, इसका जो लेंथ है x डायरेक्शन में और लेंथ है y डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमेशा Ly बाई अगर Lx करेंगे तो ये ग्रेटर देन 2 होगा, तो ये वन वे है, और Ly अपॉन Lx लेस देन 2 हुआ तो टू वे है। तो अब देखिए ये ऐसा लंबा, मतलब दुगना से भी ज्यादा है ये, इसका जो दुगना होगा उससे भी ज्यादा है ये। तो ये जब लोड इस पे, ऐसा कोई छत होगा जो एकदम ये पतला होगा इसका और ये बहुत लंबा हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी बेंडिंग, कोई भी अगर बेंडिंग होगा, जैसे इस पे लोड लगाएं, तो अगर बाय द वे हम ऐसे देख रहे हैं तो बीच से आएगा, शॉर्टर की तरफ से ही वो मुड़ेगा, ठीक है, शॉर्टर की तरफ से मुड़ेगा, और ये लोड जो भी आएगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ऐसे ऐसे, क्योंकि यहीं पे हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब देखिएगा टू वे की बात करते हैं, टू वे की बात करें तो इनका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे कि ये ऐसा होगा टू वे लगभग लगभग, ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन भी आया था, ये सब देख लीजिएगा, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है, कि कोई भी लोड को ना इधर भी देगा वो चीज और इधर भी देगा, क्योंकि दोनों तरफ सपोर्ट है। वन वे में क्या था कि दोनों सिर्फ इस तरफ सपोर्ट था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो दुगना से कम है ये, ठीक है, क्वेश्चन क्या है अब आपका कि जो भी होगा शॉर्टर स्पान के तरफ ही टिल्ट करना है, ये वन वे हो या टू वे हो। अब देखिए ये टू वे था, जब भी कोई स्लैब है और पतला सा है तो मुड़ेगा कहाँ, वो ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, शॉर्टर के तरफ से, या फिर अगर ये है टू वे स्लैब है तो भी उसको ऐसे ही मुड़ना है ना। तो ये याद रखिए कि कभी भी इन टू वे हो या वन वे हो स्लैब, प्रिमिलरी अ फंक्शन ऑफ शॉर्टर स्पान, जो भी होगा डिफ्लेक्शन वो शॉर्टर स्पान के हिसाब से होगा। हाँ दोनों में भी, दोनों में यही होगा। अब ये देखते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर ई, इन केस ऑफ डीप बीम और अ थिन वेब्ड आरसीसी मेंबर द फर्स्ट क्रैक इज फॉर्म्ड। हमेशा क्रैक कहाँ पे होगा, टेंशन में होगा, ठीक है, डायगोनल, डायगोनल क्रैक ड्यू टू टेंशन, कंप्रेशन का कोई सवाल ही नहीं है, कंप्रेशन में कभी टेंशन होगा नहीं, क्रैक नहीं होगा, हमेशा टेंशन में होगा। ई का थर्ड हो गया। एफ क्या है, ड्रॉप पैनल इन अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट इन, ड्रॉप पैनल क्या होता है, ऑप्शन है ग्रिड फ्लोर, फ्लैट प्लेट, फ्लैट स्लैब, स्लैब बीम सिस्टम ऑफ लोड, फ्लैट स्लैब में होगा। अब फ्लैट स्लैब क्या होता है, फ्लैट स्लैब वो होता है वहां पे जहां पे बीम है ही नहीं। ई, इन आरसीसी डीप बीम और थिन वेव्ड आरसीसी मेंबर द फर्स्ट क्रैक फॉर्म इन, कोई भी बीम हो तो जब भी डिफ्लेक्शन होगा, ये तो बहुत सिंपल है, अभी तो बता रहे थे कि हमेशा टेंशन, कंक्रीट टेंशन नहीं झेल पाएगा, कंक्रीट जो है ना वो टेंशन नहीं झेल सकता, कंप्रेशन उसको कितना भी दे दीजिए, तो कुछ भी क्रैक अगर होता है ना फॉर्मेशन, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, यहाँ पे ऐसे क्रैक आ जाता है, ठीक है, क्रैक आना ही है, तो हमेशा पहले टेंशन में ही होगा। अब ये देखिए फ्लैट स्लैब क्या होता है, फ्लैट स्लैब ये होता है कि वो स्लैब जहां बीम नहीं है, एक ऐसा घर जहां बीम के बिना घर बना हुआ हो, ठीक है, वो फ्लैट स्लैब हो गया। अब फ्लैट स्लैब में दिक्कतें क्या आएंगी कि कॉलम तो जाएगा,
कॉलम तो गया होगा उस स्लैब के पास, और यहाँ स्लैब ढाला हुआ है, ठीक है, स्लैब ढाला हुआ है। अब इससे दिक्कत क्या होगा कि बीम तो है नहीं, तो बीम नहीं है ना, तो क्या होगा कि ये जहां लग रहा होगा वहां का ना क्रैक व्रैक होने का ज्यादा चांस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप पैनल बनाते हैं, कैसे, सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा बना दिए। तो ड्रॉप पैनल इन स्ट्रक्चर कंपोनेंट इन फ्लैट स्लैब, ऑलवेज इन फ्लैट स्लैब। ये क्यों बनाते हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था, एरिया पहले कम था, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया बढ़ाने से जो भी होता है ना, फोर्स बाय एरिया को स्ट्रेस कहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया बढ़ा दिए तो हमारा स्ट्रेस कम हो गया, यही होता है इसका मैकेनिज्म। ये सब आप लोग पढ़े होंगे इसमें, जो भी ड्रॉप पैनल अगर पढ़ाया होगा, ठीक है। एफ हो गया। जी क्या है, टॉर्जनल रेसिस्टेंट कैपेसिटी ऑफ ए गिवन आरसी सेक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्टीयरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील। मतलब कि जो भी टॉर्जन देखिए क्या होता है, टॉर्जन को भी टिल्ट करने वाला, देखिए एक होता है रोटेशनल मोमेंट, जैसे कि एक कोई बीम है, हम इसको मोमेंट दिए, ठीक है, तो मोमेंट दिए तो ये डिफ्लेक्ट हुआ, मोमेंट से डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। और टॉर्जन क्या होता है ना कि इसके एक्सिस के हिसाब से मुड़ाना, ऐसे लेके मोड़ देना। एक टॉर्जन जैसे कि मेरा हाथ है, एक होगा कि हम इसको मोमेंट दिए तो ये ऐसे होगा, टॉर्जन मतलब ट्विस्ट करना। तो ट्विस्ट के हिसाब से जब भी अगर कोई टॉर्जन का वर्ड आ जाए तो आप समझिएगा कि जो भी इंक्रीज करेंगे हम, स्टीयर अप क्या होता है ना कि जैसे मेन रेनफोर्समेंट कॉलम में जा रहा है, ये कॉलम है कोई खड़ा, ठीक है, इसमें ऐसे से रेनफोर्समेंट होगा, रेनफोर्समेंट होगा, सर्कुलर कॉलम होता है, रेक्टेंगुलर होता है, तो उसको जो बांधने के लिए जो यूज होता है ना, जो ऐसे से गोल गोल कर करके बनाते हैं उसको बांधने के लिए, तो उसको कहते हैं स्टीयरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील। ये दोनों मिल करके टॉर्जनल को रोक बचाता है, ठीक है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें टॉर्जन को बचाने के लिए, ठीक है। ये जी हो गया। एच क्या है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन, एच है आपका क्वेश्चन, इन लिमिट स्टेट डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द केस ऑफ डिफॉर्म बार इज मोर देन दैट ऑफ प्लेन बार बाई 60%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक होता है बार, प्लेन बार, प्लेन बार होता है जो कि Fe 250 को कहते हैं प्लेन बार, और एक होता है एक ऐसा छड़ जिसको ना हेलिकल ग्रूव से बनाया गया है। क्या होता है देखिएगा, ये इसमें दो तरह के आता है, Fe 415 और Fe 500, इसके अंदर दो आता है। ये क्या होता है, प्लेन बार आप लोग देखे होंगे कि बड़े सा सर्कुलर रेडियस में घर बनता होगा, तो बड़ा सा सर्कुलर रेडियस में उठा करके देता है, और ये जो होता है कि छड़ के उसके ऊपर क्या करते हैं ना कि हेलिकल ग्रुप्स दे देते हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर देखे ये प्लेन बार था, ठीक है, और इसमें अगर ये बार क्या देखा जाए, HYSD कहते हैं इसको, HYSD बार, इसको प्लेन बार, हाँ हाँ। अब इसमें क्या होता है ना कि इसके ऊपर ना कोरोजन से बचाएगा, और एक ऐसा हेलिकल ग्रुप उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। स्ट्रेंथ एक नहीं होता छड़ के ऊपर ऐसे ऐसे आप लाइनिंग देखे होंगे, तो वो क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए उसका काम होता है। उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। एसएससी में था कि कार्बन का कंटेंट बढ़ाने से क्या कम हो जाता है, कार्बन बढ़ाने से स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होता है। कोई भी चीज का कार्बन बहुत ज्यादा हो तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो इसको बढ़ाने से एक ही नुकसान है कि उसका ब्रिटलनेस क्या होता है ना कि उसको अगर खींचेंगे तो थोड़ा खींचेगा, लंबा होगा, ठीक है ना, वो कम हो जाता है, वो खींचते ही टूट जाएगा। कार्बन मजबूत तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिक्कत है कि माइल्ड वाला ना, ये वाला है कि इसमें कार्बन कम होता है। ये क्या होता है ना कि इसको अगर बेंड भी किया जाए तो बेंड हो जाएगा, लेकिन इसको अगर बेंड करिएगा ज्यादा तो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें नुकसान तो है, लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें कुछ तो घाटा सहना पड़ेगा। तो इसको वैसे जगह नहीं लगाते हैं जहां पे मुड़ने का कोई चांस हो, सीधा सीधा रहे वहीं इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर H हो गया। और हाँ, कितना बढ़ा देता है, प्लेन बार से डिफॉर्म बार कितना बढ़ाता है, तो 60%। और अगर यही कंप्रेशन में रहे तो 25% बढ़ाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब है हमारा F क्या कह रहा है कि शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर, शियर स्पान क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या होता है, इसका एग्जांपल पूछा था एक बार,
ठीक है। शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन बेंडिंग मोमेंट 0, शियर फोर्स कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। देखिए क्या होता है, ये इसका आंसर होगा शियर फोर्स कांस्टेंट जहां होगा। इसका एग्जांपल क्या होता है कि कोई बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और यहां पे दो अगर लोड लगा रहे, अगर ये W का अगर रिएक्शन लग रहा हो और W लोड लग रहा हो, तो इसका SFD कैसे बनेगा, इसका SFD कैसे बनेगा, इसका SFD ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट है, शियर फोर्स कांस्टेंट है, और बेंडिंग मोमेंट अगर देखा जाए तो कैसा बनेगा, यहां तक तो आएगा ये इंक्लाइंड, और ऐसा बन जाएगा BMD, ठीक है। तो अब क्या है ना कि जहां ये कांस्टेंट हो रहा है शियर फोर्स, कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसको नहीं कहेंगे शियर स्पान। शियर स्पान जहां शियर फोर्स कांस्टेंट हो, तो अगर A, B, C का नाम दिया जाए तो A और C क्या है, हमारा शियर स्पान है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शियर स्पान हो गया, शियर फोर्स वहां हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। F क्या है, द प्रोपोर्शनैलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर इंप्लाइज इन लिमिट स्टेट डिजाइन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द माइनस, IS कोड दिया डायरेक्ट 10 टू द पावर -2 होता है कि प्रोबेबिलिटी फेलियर का लिमिट स्टेट में। इसको अगर हम बताएं, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन इतना होता है, याद रहिए कीजिएगा, दो तरीके से फेलियर हो सकता है। पहला क्या होता है ना कि 5% ऐसा चांस है कि जितना हम शियर इसमें लगा रहे हैं, जितना लोड लगा रहे हैं ना, उससे ज्यादा लोड आ जाए कभी। जैसे हमको पता है कि यहाँ पे 100 किलोमीटर का इस घर पे लोड लगने वाला है पूरे जीवन काल में, लेकिन कभी ऐसा चांस हो सकता है, 5% ही होता है वो, कि 105 हो जाए, वैसा हम लोग केस देखते हैं। तो 5% ऐसा चांस है कि लोड ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और 5% ऐसा चांस है कि कोई भी सेटलमेंट, कोई भी अर्थक्वेक जैसे हजार्डस कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो 5% वो भी चांस होता है, ठीक है। और 5% ऐसा चांस होता है कि दोनों आ जाए, ठीक है, दोनों एक साथ आ जाए। उसी के लिए कह रहा है कि लिमिट स्टेट का क्या है ना, प्रोबेबिलिटी क्या है फेल होने का, तो यही तीनों की वजह से हो सकता है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं बाय प्रोबेबिलिटी, तो कहा जाता है 0. जैसे 5/100 5% इनटू, कैलकुलेटर लाए हैं, लिखिएगा इसको, 95 बाई कितना, और इतना फेल होगा तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, प्लस सेम इसके लिए, और दूसरा तीसरा कि दोनों में फेल होना है ना, तो 5/100 इंटू 5/100, ये करिए तो क्या आ रहा है, एक बार करिए देखिए। हाँ, दोनों 5 होगा, दोनों में फेल हो रहा है। यहाँ पे ये वाला केस है कि सिर्फ एक, इसमें भी एक है, यहाँ दोनों, ये हो सकता है कि दोनों 0.09 4 नहीं है, ये आ रहा है। देखिए 5/100 95/100 प्लस 5/100 95/100 प्लस 5/100 5/100 975 है, मतलब इसको कह सकते हैं कि 100 है, ये लगभग 1 है, तो यही है 1/100, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है IS कोड, जो हम लोग एक बार ऐसे ही देखे थे कि आखिर ये कैसे आया ये, तो फिर हम लोग ये देखे थे कि ऐसा होता है कि दो जगह से फेल हो सकता है, अब बाई प्रोबेबिलिटी मेथड से सॉल्व किया जाए तो ऐसे सॉल्व होता है। तो ये तो था आपका एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि जो आपका थ्योरी क्वेश्चन क्या आया है।